गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बिजनेस का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 में देखा था कि मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट क्या होता है बिजनेस में। आगे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया था, लिबरलाइजेशन पढ़ लिया था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब प्रिवेटाइजेशन से। प्रिवेटाइजेशन क्या होता है? प्रिवेटाइजेशन रिफर्स टू द रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर रहे हैं इकोनॉमी में से। क्यों? ताकि प्राइवेट लोग उसमें काम कर सके। टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हम प्लान करके पब्लिक सेक्टर से डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी उसमें आके इन्वेस्ट कर सके। देन टू अचीव प्रिवेटाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में प्रिवेटाइजेशन लाने के लिए द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रोल के बारे में फिर से बताया कि पब्लिक सेक्टर का काम क्या क्या है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर कैन बी डन। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में हम ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप की। कैसे? सेल ऑफ ऑल सम असेट्स टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। या तो पूरी या थोड़ी असेट्स हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बेच दें तो प्राइवेट से क्या बन जाएगा? पब्लिक सेक्टर। लीजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक की, गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज है उनको हम क्या करें? प्राइवेट सेक्टर को लीज पे। लीज पे मतलब 100 साल की लीज बनवा ली कि आप 100 साल तक हमारे नाम को, हमारी कंपनी को यूज कर सकते हो और हमें इतना किराया दोगे। देन ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन क्यों किया था? क्योंकि हर काम में गवर्नमेंट का इंटरफेयर था। गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी पूरा काम। तो जब गवर्नमेंट के पास बहुत सारा वर्क था तो वो अच्छे से नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसीज के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन किया कि अब पब्लिक सेक्टर भी हमारे साथ काम कर सकती है। तो इस वजह से कंपटीशन हुआ, लोगों को अच्छे गुड्स सही दाम पे अवेलेबल होने लगे। अब देखो इंडिया में रेलवे अभी तक पब्लिक था, मतलब रेलवे किसके पास रहता था? पूरा गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब रेलवे में भी अच्छी सुविधाएं मिली और रेलवे लॉस में ना जाए, इसलिए धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको भी प्राइवेटाइजेशन में ला दिया, मतलब लोगों को वो बेच दिए हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है ये? इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसका तुरंत और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, प्राइस लेबल, मतलब ऐसी कोई भी बोलना चाहिए कोई भी चीज़ जिससे हमारा बिजनेस डायरेक्ट असर होता हो। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया, मंदी का दौर आ गया या महंगाई का दौर आ गया, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आने से हमारे यहाँ पे लोगों के पास जो इनकम है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, वो उसको सही तरीके से खर्च नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे असर होगा। सम इकोनॉमिक फैक्टर विच कोड अफेक्ट बिजनेस फॉर्म। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी फॉर्म पे इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे दिया है यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट होता है सोसाइटी, समाज से हमें क्या मिल रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट को कैसे खरीद रहे हैं, हम सोसाइटी के हिसाब से कुछ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई। हमने अभी मशीन खरीदी थी, मार्केट में आज फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इस वजह से हम मार्केट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिससे भी हमारे बिजनेस पे बहुत असर होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने कहा कि आप पॉलीबैग्स का यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक बैन कर दिया। हमने स्टॉक में प्लास्टिक की पॉलीबैग्स प्रोड्यूस करके रख ली थी। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से हमारे बिजनेस पे असर पड़ा। लीगल इन्वायरमेंट, कानून इन्वायरमेंट, हमारे कानून में कहा है कि आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते या ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लीगली ये सही नहीं है। अल्कोहल, उन्होंने कहा कि आपके पास लाइसेंस है तो ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो कुछ लीगल बाउंडेशन की वजह से भी हमारे बिजनेस पे असर हो सकता है। ये थे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब कुछ मेजर स्टेप्स लिए हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो सबसे पहले हम न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आए। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है? एलपीजी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम ये क्यों लेके आए? ताकि जो हमने बाउंडेशंस लगा के रखी थी कि हम व्यापार इस दायरे में करेंगे, ऐसे करेंगे, वो हटा पाए ताकि हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो पाए। देन न्यू ट्रेड पॉलिसी, हमने सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। आप ये गुड्स नहीं बना सकते, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने न्यू ट्रेड पॉलिसीज में वो सारी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी और ट्रेड को स्मूथ बना दिया, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म दो तरीके से हुआ, फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? आपकी इनकम से ज़्यादा आप स्पेंड कर रहे हो, स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा देश
खर्चा कर रहा है। हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी हमारे पास जो हमारा जीडीपी है वो बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि हमारी खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी बोरोइंग्स करके रखी हुई है। दैट्स इस वजह से हमारा जीडीपी क्या है? कम है। जीडीपी क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर ऑफ अ कंट्री। जितना भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री ने एक साल में प्रोड्यूस किया उसका सम टोटल कहलाता है जीडीपी। ओके, आगे दिया है मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, मतलब जो उद्देश्य है हमारा मेन, उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म कैसे हुआ? हमने सेबी को बना दिया। सेबी क्या काम करता है? हमारी कंपनीज पे नजर रखता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम वॉच डॉग भी कहते हैं। द रिस्ट्रिक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन लिफ्टेड। हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं देने के लिए कहा था, हमने वो हटा दिया। मतलब आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड्स। प्राइवेट सेक्टर के पास परमिशन है कि वो म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिसमैंटलिंग प्राइस कंट्रोल। देखो कई जगह पे हमारे गुड्स की प्राइसेस क्या थी? कंट्रोल थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। आयरन हुआ, स्टील्स हुए, यहाँ पे प्राइसेस हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? उसको डिसमैंटल, वहाँ से हटा दिया कि आप अपने हिसाब से अपने प्राइसेस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट दिया है गवर्नमेंट पॉलिसीज का हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ा, है ना। तो सबसे पहले इंक्रीज कंपटीशन। देखो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो बहुत सारी फर्म्स एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाने लगे, तो उसमें कंपटीशन हुआ। तो इससे फायदा क्या हुआ? हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दामों पे मिलने लगा। नेक्स्ट वन, मोर डिमांडिंग कस्टमर। कस्टमर की डिमांड्स बढ़ने लगी। जब नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, लोगों के पास अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लगे, तो कस्टमर्स भी क्या हो गए? डिमांडिंग हो गई कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। देन रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आज आपने एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा, कल एक नया लॉन्च हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर एक लॉन्च हो जाता है। मतलब हर चीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई। नेसेसिटी फॉर चेंज, ये ज़रूरी था चेंज के लिए, वरना हम अभी भी बहुत पीछे बैकवर्ड रह जाते, हमारी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। अभी हम डेवलपिंग है, तब हम अंडर डेवलप्ड होते अगर ये चेंजेस नहीं होते तो। मार्केट ओरिएंटेशन, हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि हम मार्केट के हिसाब से गुड्स बनाएं। जैसे गुड्स की ज़रूरत मार्केट को है, वैसे ही प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करें। ठीक है। अब ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। देखो डीमोनेटाइजेशन होता है किसी चीज को बदल के नहीं ले आना। तो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हमारी मोदी गवर्नमेंट ने किया था। क्या किया था उन्होंने? कि जो कुछ करंट फॉर्म ऑफ मनी हमारे यहाँ चल रहा था उसको रिप्लेस करके नया ले आए थे। तो उन्होंने किसको चेंज किया था? 500 और थाउजेंड्स के रोल्स को रिप्लेस करके क्या ले आए थे? वो 2000 का और नया 500 का नोट लेके आए थे वो। तो इसको ही हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है। द करंट फॉर्म ऑफ मनी इज पुल्ड फ्रॉम दी सर्कुलेशन। जो मार्केट में करंट फॉर्म ऑफ मनी चल रहा था वो वापस ले लिया एंड रिप्लेस विथ न्यू नोट्स एंड कॉइन, और उसको नए मनी से रिप्लेस कर दिया। डिमोनेटाइजेशन। अब मुझे ये बताओ डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था? देखो डीमोनेटाइजेशन के मेन रीज़न ये थे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी था। उस ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए हमने डीमोनेटाइजेशन किया था। तो पहले दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो पहले तो फेक करेंसी को ट्रैक करना था, क्योंकि बैंक्स में डिपॉजिट हो रहे थे हमारे नोट्स, तो फेक करेंसी क्या हो गई? बाहर आ गई, हमारी फेक करेंसी मार्केट से लगभग हट गई। ब्रेक टैक्स एविएशन ऑफ फॉल्ट। कई लोग ऐसे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखा था और वो टैक्स नहीं पे किया था, तो इससे नोट जब बैंक में जमा करने गए तो हमारी जो टैक्स चोरी की गई थी वो भी सामने आ गई। टू क्रब इलीगल एंड अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटीज़। अब आपके पास पैसा कहाँ से आया हमें ये भी बताना पड़ रहा था। तो आपने अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ या बुरी एक्टिविटीज़ से अर्निंग की है, बिजनेस चला रहे हो, तो वो भी सामने आ गई थी। टू अनअर्थ एंड क्रब द ब्लैक मनी। आपने ब्लैक मनी छुपा के रखा था, ज़रूरत से ज़्यादा इनकम आपने कमाई और छुपा के रखी, बताई नहीं थी, तो वो इनकम भी सामने आ गई थी। क्योंकि अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो वो नोट किसी काम के नहीं रहते। हमने देखा था ना, लोग नाली में नोट फेंक के जा रहे, जला रहे थे, तो ये ब्लैक मनी था, अब इनका वो कुछ नहीं कर सकते थे। टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू कैशलेस इकोनॉमी। ये भी एक मोटिव था हमारा कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाए? कैशलेस हो जाए। लगभग देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं? ऑनलाइन मोड से करते हैं, हम हार्ड कैश का यूज़ कम करते हैं। देन
to cut off the supply line of the money, arms and immunization to terror fund. कई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने पैसे को टेररिस्ट के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब उनके पास पैसे ही नहीं बचे तो टेररिस्ट के लिए भी नहीं प्रोवाइड करवा सकते। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से सिर्फ फायदे ही नहीं हुए थे, इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए थे। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी थी। बैंक में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें जो पैसों की आवश्यकता थी वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। हम प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो उसके दाम क्या हो गए थे, कम हो गए थे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, मार्केट में बिक नहीं रहा था। इन्फ्लेशन की कंडीशंस बन गई थी। मतलब डीमोनेटाइजेशन से हमें बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। ओके, ये था हमारा चैप्टर मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इसके बाद हम प्लानिंग देखेंगे। हैव अ गुड डे।